नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स फोरम पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए हम बार बार आप लोग का इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं उन लोगों से जो हमारे यहाँ सिलेक्शन लेके आते हैं। आप जानते हैं हम रूबरू करवाते हैं उन लोगों से, उन लोगों की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करते हैं और उन्होंने कैसे, उनका संघर्ष कैसा रहा, ये चीज़ें हम आपको दिखाते हैं सामने। उन्हीं के मुंह के द्वारा सुनाई देती हैं ये आवाज़ें आप तक जो आती हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज में बढ़ते हुए आज और एक हम हमारे यहाँ आए हैं जिनका नाम है अभिषेक शाही। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पे, लोगों का स्वागत है थैंक आपका। यू सर। हाँ, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यहाँ। ये हैं अभिषेक शाही जी, जिनका इस बार के टैक्स असिस्टेंट में 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ है। और स्वागत है इनका बहुत बहुत हमारे इस चैनल पे, टॉपर्स फोरम पे। थैंक यू सर। तो अभिषेक जी, इसको लाइक तो आप बताएंगे कि आपका सिलेक्शन 2022 में हुआ है, जिसमें सीजीएल 2022 की प्रोसेस आप देख ही रहे कितनी तेजी से चल रहा है। अभी क्या है, 2022 में एग्जाम हुआ है और 2023 चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इनका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर इनको कल ही की डेट में लखनऊ जोन में इनको मिला है, जो इनको दिया गया है यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुला के। आप आगे अपना इंट्रोडक्शन शेयर करिए सर। जी सर, बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपने इस टॉपर फोरम के इस स्टेज पे आपने मुझे बुलाया और जी ये सम्मानित किया। मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में, थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिषेक शाही है और मैं लखीमपुर खीरी, मेरे फादर वहीं जॉब करते हैं, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मैं मेरी स्कूलिंग वहीं हुई थी। बाकी मैंने फिर जो है ग्रेजुएशन और अपना पीजी जो है यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और मैं काफ़ी टाइम लखनऊ में रहा हूँ और यहीं प्रिपरेशन मैंने की है। और जैसे कि सर ने बताया कि मुझे इस साल 2000 सीजीएल 2022 से मुझे टैक्स असिस्टेंट यहाँ मिला है और मुझे लखनऊ जोन मिल गया है और कल हमें जो है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जिसमें हमें 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना है। तो अभी सर यही है सर। जैसा कि मतलब आपने हमसे शेयर किया था कि यस सर। आप इस टाइम करंट जॉब में भी हैं, तो यस सर। आप उसके बारे में थोड़ा बताएं हाँ सभी सर, लोगों मैं को। एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम दिया था। एक संस्थान है सीसीआरएस, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है, और आरएआरआई रानीखेत में मैं इस समय पोस्टेड हूँ। और वहाँ पे मैं लास्ट 2022 से नवंबर 2022 से जॉब कर रहा हूँ और अभी मेरे को वहाँ लमसम 10 महीने हो गए हैं। और इसी जॉब के दौरान जो है सीजीएल 2022 का हमने जो है मैंने मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था मार्च में। मैंने उसी दौरान वहीं पे रहते हुए जॉब करते हुए मैंने तैयारी की, मैंने अपना समय निकालते हुए तैयारी की और उसके बाद मैंने सीजीएल 2022 को मैंने क्रैक किया और मेरे अप्रॉक्स 328 नंबर बने थे सीजीएल 2022 में। बट क्योंकि एक होता है होम सिकनेस होता है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना था, दूर नहीं जाना था, तो मैंने टीए ऑप्ट किया। और टीए मुझे क्योंकि और एक था कि अपने जोन में मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए टीए मैंने ऑप्ट किया और बाय द गॉड ग्रेस मुझे टीए लखनऊ जोन मिल भी गया। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ कि अब ये है कि मैं अपनी फैमिली के पास रहूँगा। और सही, थैंक यू। तो आप क्या मतलब हमें ये भी सर बता सकते हैं कि आपने इतने मतलब कितना समय लगा आपको, आपकी सर प्रिपरेशन से लेकर के अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, ये कैसे मतलब कम आपने किया ये, और कैसा रहा आपका, मतलब सभी के जीवन में उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, प्लस और माइनस पॉइंट जो आते रहते हैं, वो आपने कैसे कवर किए, ये हमारे सर स्टूडेंट्स को बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर। सर स्ट्रगल तो हाँ सर, थोड़ा लंबा स्ट्रगल हो गया। हम तो सोच के आए थे कि बस लखनऊ गए जॉब मिल जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर से सेट है सब कुछ। बट थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। कोशिश तो करते रहे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैग होता रहा। कभी कभी ऐसा होता था कि हम तैयारी करते थे और कुछ उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते थे, थोड़ा डिप्रेशन होता था, थोड़ा मायूसियत होती थी। बट एक हम जैसे स्टूडेंट हैं तो हमारा एक ये चीज़ रहता है कि हम कहीं रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें सब कुछ को ओवरकम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और फिर जैसे भी डिप्रेशन था, चाहे जो भी हमारे हमने फेस किया, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए और करते हुए धीरे 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 हमने अचीव किया। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ टैक्स असिस्टेंट में। और वैसे भी मैं 1 साल से भी जॉब कर रहा हूँ सर। जी और अभी फिलहाल जो है टैक्स असिस्टेंट, क्योंकि एक ड्रीम जॉब थी मेरी इनकम टैक्स में। मुझे मतलब जब हम सीजीएल, एक्चुअली मोस्टली बच्चे वैसे होते हैं जो सीजीएल का जब ख्वाब देखते हैं तो वो उनको टैक्स इनकम टैक्स ही उनको पता चलता है। जी तो सेम मेरे साथ भी था सर कि मैं भी इनकम टैक्स में आना चाहता था। और हाँ, अभी तो जब
जब मैंने रिजल्ट देखा तो पहले तो उस समय तो बिलीव नहीं हुआ कि अच्छा इनकम टैक्स मिल गया है, तो बट अभी 2-3 दिन बाद जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इनकम टैक्स मिल गया, जेन्युइन मिल गया है, तो एक ऐसा होता है ना सर कि ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग आई कि जी हाँ, कि अब मैं इनकम टैक्स में एक जो है कार्यरत रहूंगा और मतलब एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाऊंगा। और फिर और दूसरी मेरे लिए मेन जो खुशी की बात थी कि मुझे अपना अपना जोन मिल गया, अपना घर मिल गया। जी तो क्योंकि बेस्ट पार्ट है एक्चुअली, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू देखे थे जो ये बताते थे कि जिन्होंने स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर की पोस्ट लेके साउथ चले गए, बट फिर क्या हुआ कि वहां रहते रहते मतलब चीज़ें हाँ उनके हाँ, हिसाब से नहीं हो नहीं पाएंगी। हो पाई। तो फिर तो कई लोग हैं जो अब, क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा सर कि जोनल ट्रांसफर बंद हो चुके हैं, जी अब क्या है कि वो ट्रांसफर लेके इधर आ नहीं सकते। हम्म, तो उन्होंने क्या किया कि मोस्टली कई हैं जो उन्होंने रिजाइन दे दिया, हाँ हाँ मतलब या कई ऐसे हैं जो मतलब रिजाइन दे रहे हैं या कुछ और फिर एग्जाम जी देके वो आ रहे हैं हाँ। इधर। तो मुझे उस हिसाब से लगा कि नहीं, मेरे लिए टीए ज़्यादा बढ़िया है, कि मुझे अपने जोन मिल जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, तो मैंने कई वही ऑप्ट बार किया सर। बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है जब हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं अपने घरों से। अच्छा तो अभिषेक जी ये तो ठीक है, अभी आप मतलब आपका जो पढ़ाई का सफ़र कैसा था, मतलब बच्चों को ये थोड़ा जानना है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसी थी, आप कैसे पढ़ते थे, क्या हम्म। करते थे, आपका प्लानिंग क्या रहती थी, या फिर टाइम टेबल कैसा, क्या मतलब वो चीज़ थोड़ा शेयर करिए। सर एक्चुअली टाइम का मैं, हाँ, मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, हम साथ में पढ़ते थे। जी तो एक्चुअली मैं उससे बहुत मोटिवेट होता था, क्योंकि वो उसकी सर कैपेसिटी बहुत अच्छी थी पढ़ने की, और मुझे ऐसा लगता था कि यार वो पढ़ रहा है और मैं सो रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। और बट मेरे मतलब प्रिपरेशन तो सर बहुत टाइम से चल रही, बट फिलहाल जो अभी मैं जॉब की बात करूँ और जॉब के कुछ समय पहले की बात करूँ, जो मुझे मोटिवेट किया मेरा फ्रेंड। क्योंकि जी उसको जब मैं पढ़ते हुए देखता था ना, तो मैं क्या होता था, मैं शायद अपने रूम में जाके सो जाता, खाना खाने के बाद सो जाता, चाहे मूवी देखते ही। बट मैं उसको पढ़ते हुए देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, वो बंदा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और पढ़ाई का अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो हाँ, ऐसा होता था जी कि मैं सुबह ऐसे 9 बजे तक बैठता था पढ़ने, और हम 12 बजे तक पढ़ते थे। 3 घंटा हम सुबह पढ़ लिए, उसके बाद फिर हम खाना वाना खाए, फिर खाना वाना खा के फिर मैं क्या होता था, मैं सो जी जाता था। और मेरा फ्रेंड पढ़ता हाँ था। तो सोने के बाद जब मैं उठा तो उधर 2-4 घंटा पढ़ लिया, तो मतलब ओवरऑल मैं दिन भर जी में, और फिर रात में खाना खाने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ लिया। तो ओवरऑल 6 से 7 घंटे मैं पर डे पढ़ता था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 12-12, 24-24 घंटे, ऐसा कुछ जी नहीं, ऐसा सीन तो था। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 14 घंटे पढ़ेंगे हाँ, तभी जॉब लगेगी। मेन चीज़ है सर, देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये आपको एनालाइज हो जाता है कि आप जी 1 घंटे में क्या प्रोडक्टिविटी दे रहे हो। मेन वो होता है, नंबर ऑफ आवर ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। जी हाँ आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है 1 घंटे में, आप वो मायने रखता है। तो मेरा मानना तो सर ये है कि भले आप अगर कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जी तो मैटर नहीं करता है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं सर। अच्छा मतलब आपने जो सिलेबस एक कंप्लीट किया होगा तो मतलब कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस करते हैं, तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपने मतलब कोचिंग कैसे की, और क्या चीज़ वो बाकी चीज़ें शेयर सर करिए। मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की, और मतलब ये मेरा पर्सनल मानना भी है कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में सर बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट डिफरेंस आता है। क्योंकि जी ऑनलाइन में सर क्या एक्चुअली क्या होता है ना कि हम थोड़े लेजी पड़ जाते हैं। हम क्या होता है कि चलो जी ठीक है, रिकॉर्डेड है या लाइव भी है तो बाद में रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो हम उसको देख लेंगे। बट ऑफलाइन में क्या होता है ना कि आप उस चीज़ से थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो सर आप उसको। तो मेरे हिसाब से सर ऑनलाइन उतना बेस्ट नहीं है। हम्म, बट ये भी नहीं कहूंगा कि बेकार है, कई लोग के लिए वो भी बहुत जो है पैनासिया काम हाँ किया है, रामबाण का काम किया सर। जी और ऑफलाइन कोचिंग इन माय सेंस, ऑफलाइन कोचिंग सर मुझे तो बेस्ट लगती है। जी और कोचिंग के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो लगता है, और ये सीजीएल या किसी एग्जाम के भी लिए होगा, हम्म कि जो सर जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो हम्म मॉक टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर होते हैं या जी प्रैक्टिस होता है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जेन्युइनली, तो आप मैक्स टू मैक्स जितना मैक्सिमम आप स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट ये दे सकते हैं, आप दीजिए। क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। आपको जी शायद पता ना चले, बट आप अगर 1 महीना आप लगातार कंटिन्यूसली अगर आप एसटी दे रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंस देखने में मिलेगा जब आपने डे 1 से शुरू किया होगा डे 30 पे, कि एक काफी अच्छा आपके अंदर जो है एक बदलाव आता है, चेंज बदलाव आ आता जाता है। है। आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा सीख जाते हो कि उस पेपर को हमें 1 घंटे में खत्म कैसे करना है। जी तो ये आप सर मतलब मुझे मतलब मैं कहूँ तो एसटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पीड हाँ टेस्ट या मॉक टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इस जर्नी का।
जो आपको हमेशा देना चाहिए। यही चीज़ हम मतलब अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि यस मतलब सर। आप जो हम यहाँ मॉक टेस्ट कराते हैं सेंटर पे, हम यस सर। एवरी संडे हम कराते हैं, उसको आप करिए और ऑनलाइन भी आप करिए, हमारा ही एप्लीकेशन उस पर भी आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। आप डेली आप एक वो दीजिए, स्पीड टेस्ट दीजिए और उसका एनालाइज करिए। तो आप ऐसे करते थे, बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ और रहती है कि मतलब आपने, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में ही आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया क्या? नहीं सर, पहली बार तो नहीं था मेरा सर, एक्चुअली मतलब लाइफ सर। में कई बार फेलियर भी आया होगा। ऑफ कोर्स सर, हाँ, तो वही मैं उतार चढ़ाव उनके बारे में। मैंने सर फेलियर एक्चुअली बहुत देखा है सर। मेरे फेलियर के बारे में सर, मैंने नंबर मतलब, अगर आपको जी अगर थोड़ा डिटेल में बता दूं, तो मैंने सर 3 से 4 बार सीडीएस मैंने क्वालिफाई किया, मैंने एसएसबी दिया है, मैं जी वहाँ भी फेल हुआ। इवन मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ, एफकैट क्लियर किया हूँ, मैं उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैंने नंबर ऑफ एग्जाम मैंने और क्लियर किए थे, मैंने सीपीओएसआई क्लियर किया है, मैं सीएचएसएल क्लियर जी किया है। मैक्सिमम मैंने एग्जाम किया, बट क्या होता है ना, जब आपकी शायद किस्मत नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं आप फिर जो है लैग लैग कर करते जाते हैं। हैं जी। और आखिरी आखिरी स्टेज तक मैं बहुत जगह से बाहर हुआ हूँ। बट जब होता है ना फिर, जब आपकी किस्मत होती है, शायद जब आपका होना होता है, तब जी सब होती हैं चीजें। मेरा जो लास्ट एग्जाम था, जिसने मुझे सच में मुझे तोड़ के रख दिया था, कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ मेरी लाइफ में हो नहीं सकता है। और शायद लोगों की बात सही थी, जो लोग कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जी वो असर ऐसा था कि मेरे साथ, मैं यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया था सर। तो एक्चुअली जब मेरिट बनी थी, तो मेरे मेरिट में भी 12 नंबर एक्स्ट्रा थे, मतलब जी मेरिट से। मेरा उसमें एक्चुअली क्या हुआ था सर, वही है, किस्मत खराब थी, बट लोगों को लगेगा कि शायद नहीं, वो मेरा एक फॉल्ट है। बट मेरा उसमें रिजल्ट ओके था। मेरी रेस थी सर, मुझे डेट भी याद है, आज की डेट 24 मई थी सर। जी 24 मई 2022 को मेरा रेस पड़ा था गोरखपुर में, और मैं पहुंचा था एग्जाम रेस के लिए। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं सुबह मेडिसिन लिया था, उसके बाद मैं फिर जाके दौड़ा था। तो ऐसा हुआ कि मैं दौड़ नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगा उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार, ये भी मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे मतलब लाइफ में बिल्कुल कुछ टूट नहीं गए है, थे मैं आप। एकदम टूट चुका था। और जी फिर जब होता है कि जब आप टूटते हो ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको वो जी। बिल्डअप करते हैं उस चीज के लिए, कि आप आगे भी फाइट कर सको। तो तो इन लोगों के मतलब मैं ये हाँ कौन मैं लोग सर, आपके जो? मैं बताऊंगा जी कि मैं, अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल, जो अगर मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स मेरे फादर ने मुझे जितना सपोर्ट किया है सर, आई थिंक अगर मतलब देश में किसी के पिताजी अगर अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें, तो जी सारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस बनेंगे। क्योंकि मेरे फादर ने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने कभी, जैसे फैमिली में सर और भी होता था कि लोग मुझसे पूछते थे, या रिश्तेदार या घर में या जी आस जी पड़ोस में लोग पूछते थे कि कब तक करोगे, क्या करोगे, कब तैयारी क्या चल रही, जी कैसा क्या है। बट एक मेरे फादर थे जिन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। बट हाँ, क्योंकि अब वो मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार मुझसे पूछ लिया करते थे, अच्छा क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ, नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, बट ट्राई करते रहो, आगे कोशिश करो। जी तो मुझे पूरी जर्नी में उन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया। उन्होंने मुझे हर एक स्टेप में उन्होंने मुझे हेल्प किया, जी मुझे मोटिवेट किया। कभी एक ट्रिपिकल फादर की तरह ये नहीं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, या ये नहीं है, जी वो जी नहीं। उन्होंने मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट किया, मेरे फादर, फिर ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, मेरे सिस्टर, मेरे जीजा, और ये हैं। और फिर अगर मैं बात करूं, तो मेरे दोस्त, आपके दोस्त एक वैसे मतलब एक दोस्त आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सर, मुझे ऐसा लगता है। जी जी और मैंने कहीं सुना था सर कि दोस्त बनाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ जो, मतलब एक या दो बनाओ, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ फ्रेंड बनाने हैं, एक या दो दोस्त बनाओ जो आपके बेस्ट ऐसे हो, जिन मतलब कभी आपको ऐसी दिक्कत हो, जो आपके लिए हमेशा खड़े रहें। तो सर ऐसे मेरे दो दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक का नाम है सर अमन है, और एक लालू है, जी और एक रितेश है। तो ऐसे कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे होल जर्नी में मेरा बहुत सपोर्ट किए। और शायद सच में मैं जितना कभी डिप्रेस होता था या कभी परेशान होता था, तो वो बेस्ट प्लेस ऑफ पीस थी मेरे लिए। मैं उनके पास चला जाता था, तो मेरे मैं एकदम एकदम नॉर्मल हो जाता था। मैं जितनी भी टेंशन हो, मतलब मेरे ऊपर पहाड़ भी टूटा हो और मैं उनसे मिलूं, तो मेरे लिए एकदम सब हाँ नॉर्मल हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता है, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका माइंड जब फ्रेश होता है ना, तो आप जी। बहुत अच्छा, आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ प्रोडक्टिविटी जाती है भी सर। बढ़ जाती है। तो मैं ऑफ कोर्स, और क्योंकि अब मैंने बताया, जैसे मेरे ये तीन दोस्त, तो इनका तो मेरे लाइफ में काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्योंकि जब मैं बाहर पढ़ने आया हूँ, तो मैक्सिमम टाइम इन्हीं लोग के साथ मैं रहा हूँ। जी तो मैं अपने दोस्तों को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, और अपनी फैमिली को भी कहना चाहूंगा।
अच्छा, ये तो आप सब। मतलब इतने सालों से आप लखनऊ रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, यस तो सर। वो चीज़ें और बाकी अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, मतलब टाइम कि मैनेजमेंट सर, आप हम्म, हॉस्टल में रहते होंगे या रूम लेके रहते होंगे, वो चीज़ थोड़ा, क्योंकि बच्चे अभी जैसे आते हैं घर से आते हैं तो कहते हैं सर टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, तो तो वो उन चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं और आप बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा उनको, क्योंकि हम तो डेली उन्हें बताते हैं कि कैसे करना सर है। टाइम मैनेजमेंट सर हो जाता है सर। एक्चुअली क्या होता है ना सर कि जी। जैसे हम भी नए नए आए थे, हमें भी ऐसा लगता था टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। जी। टाइम मैनेजमेंट सब हो जाता था, बट एक्चुअली कोई करना नहीं चाहता है। एक्चुअली जी। क्या होता था, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरे भी शुरुआत में डाउट होते थे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। टाइम आपको सर दिन भर में बहुत टाइम मिलता है। अगर आप कोचिंग में, जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं दिन भर में 24 घंटे में, अगर आप 3 घंटे कोचिंग कर रहे हैं, 3 घंटे के बाद आपके पास 21 घंटे में से 8 घंटे आप सोने का भी निकाल दो, तभी आपके पास 13 घंटे बचेंगे। सर जी। 13 घंटे में क्या कोई 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकता है? जी। बिल्कुल पढ़ सकता है सर, बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन अब 13 घंटे में सर, जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं तो 13 घंटे में अगर आप उसको डिवाइड कर लो, तो आप सिर्फ अगर पर डे 6 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो, जी। क्योंकि जैसे जो पीक की पढ़ाई होती है ना वो एग्जाम के टाइम ही होती है। जी। बाकी डेज में क्या होता है, इंसान थोड़ा रेगुलर बने रहना, थोड़ा मतलब रेगुलर उस चीज़ बनने, से हाँ। हटना नहीं है आपको। तो क्योंकि आप जब पढ़ने ही बाहर आए हो, तो हम्म। आपका मेन मोटिव ही यही होना चाहिए कि मुझे इतना समय तो देना ही देना है, इसके बाद मैं कुछ करूंगा या कहीं जाऊंगा, कहीं घूमूंगा। लेकिन क्या होता है ना टाइम मैनेजमेंट से, यहाँ लोगों की दिक्कत क्या होती है, इस 6 घंटे को अगर वो निकालते हैं पढ़ने के लिए, उस 6 घंटे में वो नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है कि कोई फ्रेंड आ गया हम्म। तो उनके साथ बैठ जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं तो खाने चले जाएंगे। इवन सर होता क्या है कि बाहर दोस्तों में कि अच्छा आओ चाय पीते हैं, सर चाय पीने में घंटे घंटे 2 घंटे चले जाते हैं। जी, तो आप वही कहाँ एक्सपेक्ट थोड़ा करेंगे कि वो टाइम मतलब मैनेजमेंट अपनी होगा सर? दोस्ती को थोड़ा सप्रेस करें। सप्रेस, एग्जैक्टली हाँ, सर। जब आप, मतलब अपने को हम्म, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब बांध दें आप अपने नहीं को, नहीं बिल्कुल नहीं सर। लेकिन थोड़ा सा फ्रेशमेंट तो, अपने आप पे कंट्रोल करें बस, मतलब माइंड, हाँ यही आप। फ्रेशमेंट तो सर बहुत हाँ, जरूरी है, क्योंकि बिना फ्रेशमेंट के तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। रिफ्रेशमेंट जरूरी है, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने थैंक यू सर। मतलब, ठीक है, तो आप चलिए फिर। ओके हाँ, सर। ठीक है तो सर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मतलब इनके खुद की जुबानी आपने सुना, इनका इंट्रोडक्शन कि कैसा रहा इनका सफ़र, आपने सुना ये चीज़ें कि इतने मतलब एग्ज़ाम फेलियर होने के बाद भी खुद को बनाए रखना। तो जैसे कहा जाता है कि हारने वाला, जो जीतने वाला होता है वो हारने वाले से ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि हारने वाला क्या होता है, रुक जाता है। और यही चीज आपको नहीं करनी है, जीतना वाला उस मेहनत के बाद भी मेहनत करता है जब हारने वाला रुक जाता है। लोग कहते हैं कि अब मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं रुक गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है कि आपके चारों तरफ का जो माहौल है वो आपको दिक्कत पैदा करता है कि ये चीजें हैं, वो है, समाज है चीज, लेकिन क्या मतलब आप अपने आप में बस एक क्या है, संकल्प लिए रहिए कि आप रुकेंगे नहीं। जरूरी क्या है, जैसे आपको अभी अभिषेक जी ने बताया कि बिल्कुल रुकना नहीं है, समझ रहे हैं। एक टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप चलते रहते हैं तो आप मंजिल प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के साथ रोकते हैं अपने इस इंटरव्यू को। धन्यवाद।